गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 4 चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम देखेंगे प्राणी जगत एनिमल किंगडम को। अभी तक हमने डिस्कस किया था अ, पादप जगत प्लांट किंगडम को। तो उसमें आपने टोटल पढ़ा एल्गी को, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पृथ्वी पे कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं जंतुओं की, खास रूप से एनिमल्स की, जो लगभग 10 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं पूरी पृथ्वी पे। उनका हम वर्गीकरण कैसे करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि वर्गीकरण का आधार क्या होता है, किस तरह से वर्गीकरण किया जाता है और क्या बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिसके आधार पे किसी जीव का वर्गीकरण किया जाता है। दूसरे टर्म में हम लोग देखेंगे प्राणियों का वर्गीकरण हम किन किन समूहों में करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारी पृथ्वी पे लगभग अभी तक मैंने आपको बताया कि टोटल जो जीवों की संख्या, खास रूप से एनिमल्स की जो संख्या होती है वो 10 लाख के करीब है। तो पूरी पृथ्वी पे जो एनिमल्स हैं इनकी संख्या लगभग 10 लाख के आसपास होती है। और इनका वर्गीकरण जो है स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी नई खोज के पॉइंट ऑफ व्यू पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्गीकरण का आखिर आधार क्या होता है, हम किस आधार पे वर्गीकरण की शुरुआत करते हैं। तो प्राणियों की जो संरचना होती है, उनका जो आकार होता है और उनमें जो भिन्नता होती है, साथ ही जो कोशिका की व्यवस्था होती है, शरीर की समिमित किस तरह से होती है। तो अगर उसे हम उनके शरीर का सेक्शन अगर कट करें तो वो कितने भागों में किस तरह से उनका सेक्शन कट होता है, साथ ही उनमें सीलोम प्रगुहा की क्या स्थिति होती है, पाचन तंत्र किस तरह का होता है, परिसंचरण तंत्र तथा अन्य तरह के जनन तंत्र आदि की संरचनाएं किस तरह की होती हैं, इन सभी में कैसे समानता होती है, किस तरह की असमानता होती है, इन सभी पॉइंट्स के आधार पे हम लोग किसी भी जीव का वर्गीकरण करते हैं। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार पर खास रूप से यहाँ पे उल्लेखित किया जाएगा। इसमें कुछ हम बेसिक टर्म को नीचे डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो टर्म है हमारा, इसमें हम लोग देखेंगे कि जीव के वर्गीकरण के लिए सबसे पहले ये संगठन स्तर क्या होता है। तो संगठन स्तर जैसा कि नाम से क्लियर है, कंपोजिशन में खास रूप से जैसे कोई जीवधारी है, कोई प्राणी है, तो उसका शरीर किस तरह से बना है। तो प्राणी के जो सभी सदस्य होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं अथवा बहुकोशिकीय होते हैं। साथ ही इनमें सभी एक ही प्रकार की कोशिका से बने होते हैं या फिर अलग अलग तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम बात करें स्पंज की, तो स्पंज की जो कोशिका होती है उसमें कोशिका समूह बिखरे हुए होते हैं। मतलब एक साथ कोशिकीय स्तर का संगठन बहुत अच्छी तरह से नहीं होता है। अर्थात वे कोशिकीय स्तर संगठन दर्शाते तो हैं, लेकिन पूरी तरह से वो उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो व्यवस्थित नहीं होती हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि कोशिकाओं के बीच में कुछ श्रम विभाजन भी सिलेंट्रेट्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अलग अलग कोशिकाओं का जो कार्य होता है वो डिफरेंट टाइप से होता है, अलग अलग होता है। साथ ही सिलेंट्रेटा की कोशिकाओं में जो व्यवस्था होती है वो अधिक होती है, मतलब कोशिकाएं ज़्यादा व्यवस्थित होती हैं अपने अपने स्तर पे कार्यों को करने के लिए। साथ ही उनमें कोशिकाएं जो होती कार्य के स्तर पे उनका जो बंटवारा होता है वो ऑलरेडी अलग होगा। इसीलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। मतलब जैसे अगर नॉर्मली जो स्पंज होते हैं, स्पंज के अंदर भी कई सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं और सभी कोशिकाओं में कार्य अलग अलग होता है, सभी ऊतकों का कार्य अलग अलग होता है। तो इस कारण से इसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऊतक स्तर का संगठन देखने को मिलता है। इससे उच्च स्तर के जो जीवधारी होते हैं, अगर हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीज की, तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज का मतलब होगा जो चपटे कृमि होते हैं। अगर उनकी हम बात करें तो इस तरह के जीवों के अंदर जो संगठन होता है, शारीरिक संगठन होता है, वो स्पंज के कंपेयर में थोड़ा और अधिक देखने को मिलता है, जिसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण कर लेते हैं। तो अभी आपने देखा कि जो स्पंज होता है, स्पंज अर्थात ये इस तरह से होते हैं कि ये पानी को सोखने का भी काम करते हैं, उस तरह से मतलब बिल्कुल
कॉटन की तरह ये बिहेव करते हैं। तो सेम इसी तरह से, और इनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोशिकीय स्तर का संगठन होगा, ऊतक स्तर का संगठन होगा। जबकि अगर हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेज की, तो प्लेटीहेल्मिन्थेज के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब अंगों का निर्माण होगा और अंगों के विशेष कार्य भी निर्धारित किए जाएंगे। प्राणी में खास रूप से जैसे हम बात करें एनिलिडा की, तो एनिलिड्स जो होते हैं, आर्थ्रोपोड जो होते हैं, इस तरह से ये सभी जीवधारी जो होते हैं, इनमें अंग स्तर का संगठन देखने को मिलता है। और इनमें शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं उनका कार्य भी अलग अलग देखने को मिलता है। इसी कड़ी में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जैसे कुछ जीवों के फिगर को दर्शाया गया है, जिसमें अगर हम बात करें खास रूप से जो अंग तंत्र स्तर का जो संगठन होता है उनके विशेष कार्य होते हैं, और संरचना के आधार पे ये जो अंग तंत्र होते हैं उनका स्तर भी अलग अलग होता है। साथ ही अंग तंत्र में विभिन्न प्रकार की जटिलताएं भी देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो पाचन तंत्र का जो खास रूप से पाचन तंत्र होता है वो कुछ जीवों के अंदर अपूर्ण होता है, मतलब कम विकसित होता है, जबकि कुछ जीवों के अंदर ये ज़्यादा विकसित भी होता है। तो जो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है जीवों के अंदर, अंग स्तर का जो संगठन होता है, तो उसमें कुछ जीवों के अंदर देखने को मिलता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, वो कम विकसित होता है, जबकि कुछ जीवों के अंदर ये पाचन तंत्र काफ़ी ज़्यादा विकसित देखने को मिलता है। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही वाह्य द्वार होता है। जो अपूर्ण टाइप का पाचन तंत्र होगा उसमें एक ही वाह्य द्वार होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो मुख और गुदा द्वार होंगे दोनों एक ही होंगे, अर्थात ये जो क्या करते हैं कि जिस मार्ग से भोजन को ग्रहण करने का काम करते हैं उसी माध्यम से ये भोजन को मतलब अपशिष्ट पदार्थ को, हानिकारक पदार्थ को उसी माध्यम से बाहर निकालने का या निष्कासित करने का भी काम करते हैं। अर्थात इनमें मल द्वार और मुख द्वार दोनों एक ही द्वार दोनों के रूप में कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थेज के अंदर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेज जो होते हैं उनमें मुख द्वार और मल द्वार एक ही होता है, जिसके माध्यम से ये भोजन और उत्सर्जन दोनों का कार्य करने का कार्य पूर्ण करते हैं। पूर्ण पाचन तंत्र में दो तरह के बाह्य द्वार होते हैं, जिसमें एक मुख द्वार तो दूसरा गुदा द्वार होता है, और ये थोड़ा विकसित जीवों के अंदर ऐसी कंडीशन देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से परिसंचरण तंत्र जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो भी दो तरह का देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें कुछ जो कम विकसित जीवधारी होते हैं उनमें खुले परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। अब खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? इसमें जो खुला परिसंचरण तंत्र होगा इसमें रक्त सीधा हृदय से निकलकर कोशिका में या फिर ऊतकों में प्रवाहित होने लगता है। तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी वेसिकल्स नहीं होती है, कोई भी ट्यूब नहीं होती है, किसी भी तरह की सिरा या धमनियाँ नहीं पाई जाती हैं, जिसके माध्यम से जो रक्त है वो शरीर के विभिन्न भागों तक, अंगों तक अथवा कोशिकाओं तक पहुँचे। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जो हृदय होगा, हृदय से रक्त निकलेगा सीधे तौर पे वो कोशिका में या फिर ऊतकों तक जाकर विलीन हो जाता है। जबकि दूसरे में अगर हम बात करें बंद परिसंचरण तंत्र की, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो जो ज़्यादा विकसित जीवधारी होते हैं उनमें रक्त का संचार जो होता है वो बंद परिसंचरण तंत्र के माध्यम से होता है। इनमें विभिन्न व्यास की वाहिकाएं अर्थात नलिकाएं होती हैं, जिसके माध्यम से रक्त का प्रवाह होता है। खास रूप से इनमें धमनी, सिरा और कोशिकाएं पाई जाती हैं या केशिकाएं होती हैं। धमनी, सिरा, केशिका और कोशिकी स्तर का इनमें संगठन होगा, जिसके माध्यम से सर्कुलेशन ईजिली हो पाता है। अभी इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे कि जो जीवधारियों के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसमें सिमेट्री क्या होती है। तो सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर हम जीवधारियों का सेक्शन कट करें तो वो कितने भागों में टूट रहा है, कितने भागों में बराबर बराबर बट जाते हैं, तो उसी को हम लोग सिमेट्री कहते हैं, सममित कहते हैं। तो प्राणी में सममित के आधार पर इन्हें भी क्या करते हैं हम लोग श्रेणीबद्ध करते हैं
कि इनमें किस तरह की सममित, किस तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम देखें स्पंज के अंदर, तो स्पंज में जो सममित होती है वो असममित होती है, अर्थात स्पंज एसिमेट्रिक नेचर के होते हैं। इनमें किसी भी तरह की कोई सिमेट्री नहीं देखने को मिलती है, अर्थात इनमें किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली जो रेखा होती है वो इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर पाती है। जबकि किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा अगर प्राणी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तब उसे हम लोग अरीय सममित कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। अब ये जो अगर ये बराबर भागों में जीवधारी विभाजित हो रहा है तो वो सिमेट्रिक होगा। अगर वो बराबर भागों में विभाजित नहीं हो रहा है तो उसे एसिमेट्रिक कहेंगे, असममित नेचर का होगा। जैसे अगर हम देखें सिलेंट्रेटा में, टिनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा के अंदर अगर देखें तो इसमें अरीय सममित होती है, सिमेट्रिक कंडीशन देखने को मिलती है। यदि हम देखें यहाँ पे जो कुछ जीवधारी होते हैं, खास रूप से अगर हम देखें यहाँ पे जो एनिलिड होते हैं, आर्थ्रोपोड होते हैं, इनके अंदर अक्ष से गुजरने वाली रेखा जो होती है इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इस वजह से ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सममित कहते हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स को दिखाया गया है जिसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं और इसके माध्यम से सिमेट्री को आप समझ सकते हैं। तो ये देखिए, ये वाली जो कंडीशन है इसे हम लोग अरीय सममित कहते हैं। अब ये अरीय सममित क्या होती है, जनरली इसमें क्या है कि ये यहाँ पे जो कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, तो ये वाला जो फिगर है ये जनरली शो कर रहा है कि यहाँ पे जो हाइड्रा है, हाइड्रा को हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसे इस तरह से एक सेक्शन कट करें तो इसके दो पार्ट होंगे, एक भाग इधर का होगा, दूसरा भाग इधर का होगा। सेम इसी तरह से अगर हम लोग इसे इस तरह से अगर एक भाग में कट करें तो यहाँ पे भी दो भाग होंगे, एक भाग इधर का, एक भाग इधर का। और इस तरह से अगर हम लोग इसे इस पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करें तो एक भाग इधर का होगा, एक भाग इधर का। तो कुल इसे 6 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब किसी भी डायरेक्शन से अगर इसे कट करेंगे, किसी भी डायरेक्शन से अगर इसे कट करेंगे तो ये दो बराबर भागों में ईजिली डिवाइड हो जाता है। इसीलिए इसे हम लोग, ये कंडीशन जो होती है वो सममित कहलाती है। तो कई पार्ट्स इसमें कर सकते हैं, मतलब दो से ज़्यादा भाग इसे में इसे डिवाइड कर सकते हैं। इसी कारण से इस कंडीशन को अरीय सममित, सिमेट्रिकल कंडीशन कहा जाता है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाले फिगर में हम देखेंगे, अगर यहाँ पे केकड़े को देखें तो जो क्रैब होता है, क्रैब में दो पार्ट्स में डिवाइड इसे कर सकते हैं। अगर इसे ऐसे कट करें तो इसमें दो बराबर भाग बनेंगे, एक भाग ये और तो दूसरा भाग ये। तो दो पार्ट्स बनने के कारण ही इसे द्विपार्श्व सममित, बाइसिमेट्री कहते हैं। तो ये इसकी जो एनाटॉमिकल कंडीशन होगी, एनाटॉमिकल कंडीशन का मतलब होता है कि इसके शरीर को दो बराबर भागों में हम लोग बांट सकते हैं। शरीर की जो आंतरिक संरचना होती है वो दो बराबर भागों में बटी होती है। तो इसी कारण से ये कंडीशन जो होती है द्विपार्श्व सममित, बाई सिमेट्रिकल कंडीशन कहलाती है। अभी इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे कि द्विकोरिक या त्रिकोरिक संगठन क्या होता है। तो जीवों के शरीर के अंदर जो द्विकोरिक और त्रिकोरिक संगठन होता है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो क्या होता है। तो जनरली इसमें जो जीवधारियों के अंदर जो कोशिकीय स्तर का संगठन होता है उनमें जो भ्रूण का निर्माण होता है, तो भ्रूण में कुल कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, कुल कितने स्तर होते हैं, उसके आधार पे जीवों को हम लोग द्विकोरिक या त्रिकोरिक संगठन में डिवाइड करते हैं। तो जनरली इसमें बाह्य एक्टोडर्म, बाह्य त्वचा, और आंतरिक एक्टोडर्म, अंतः त्वचा, अगर ये दोनों देखने को मिलती है किसी भी एम्ब्रियो के अंदर तो उसे हम लोग डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन कहेंगे, द्विकोरिक सममित कहेंगे। तो जैसे फिगर नंबर में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे दो लेयर्स हैं, दो लेयर्स यहाँ पे पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जनरली आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो लेयर्स दिखाई देंगी। ये जो अंदर की एक लेयर है, ये वाली जो अंदर की लेयर है इसे अंतःत्वचा कहेंगे, अंतः त्वचा कहेंगे, जबकि ये बाहर की जो लेयर है इसे बाह्य त्वचा कह रहे हैं। तो इसमें दो लेयर्स देखने को मिल रही हैं। इस वजह से यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो द्विकोरिक होगी, डिप्लोब्लास्टिक होगी।
जबकि अगर भ्रूण के अंदर बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के अलावा अगर मेसोडर्म लेयर भी प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग त्रिकोरिक कहते हैं और ये स्थिति प्लेटीहेल्मिन्थेज में देखने को मिलती है। तो जनरली जो द्विकोरिक कंडीशन होती है, द्विकोरिक कंडीशन सिलेंट्रेट्स के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलती है, जबकि जो त्रिकोरिक कंडीशन होती है वो प्लेटीहेल्मिन्थेज के अंदर देखने को मिलती है। तो जो त्रिकोरिक कंडीशन है, तृतीय भ्रूणीय स्तर है, उसमें खास रूप से क्या होगा, मेसोडर्म अलग से एक लेयर होगी जो उपस्थित होती है। तो यहाँ पे आप फिगर नंबर ब में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रही है ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। तो इसमें जनरली एक लेयर यहाँ पे है अंतः लेयर, और बाहर की लेयर ये वाली जो है इसे हम लोग बाह्य त्वचा बाह्य लेयर कहेंगे, एक्टोडर्म कहेंगे। और जबकि ये बीच की जो रेड कलर की लेयर दिख रही है आपको, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मेसोडर्म लेयर। तो ये भ्रूण का मेसोडर्म लेयर है। इस तरह से ये वाली कंडीशन प्लेटीहेल्मिन्थेज में देखने को मिलेगी, जबकि ये वाली कंडीशन सिलेंट्रेट्स के एम्ब्रियो के अंदर देखने को मिलती है। इस तरह से जीवों के अंदर जो भ्रूणीय स्तर का संगठन होता है वो कुछ इसी तरह का देखने को मिलता है। यहाँ पे हम एक अगले टर्म को डिस्कस करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं प्रगुहा सिलोम। सिलोम एक तरह की कैविटी होती है किसी भी जीवधारी के अंदर, उसकी देह गुहा के अंदर एक खाली स्पेस होता है, स्थान होता है। अब ये स्थान जो होता है ये क्या होता है, किस तरह से इसकी संरचना होती है, इसे हम लोग देखते हैं। तो शरीर की भित्ति तथा आहार नाल के बीच में जो गुहा उपस्थित होती है, शरीर की भित्ति मतलब शरीर की जो बाहरी भित्ति होती है और उसके शरीर की जो आंतरिक संरचना होती है, उसके बीच में जो एक गुहा उपस्थित होती है अथवा अनुपस्थित होती है, उसके आधार पे हम लोग जीवों का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो इसमें खास रूप से देखें तो जो मेसोडर्म मध्य स्तर की जो त्वचा आच्छादित होती है शरीर की गुहा के अंदर, उसी को हम लोग देह गुहा अर्थात सिलोम कहते हैं, तो प्रगुहा कहते हैं। तो जीवों के अंदर जो भ्रूण का स्तर होता है, भ्रूण में जो मेसोडर्म लेयर होती है, उसमें वो जो एक स्पेस क्रिएट करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रगुहा कहते हैं। तथा इससे युक्त जो प्राणी होते हैं उन्हें प्रगुही कहा जाता है, सिलोमिक एनिमल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एनिलिडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें सिलोम कैविटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो बीच का स्पेस, ये खाली स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये जो खाली स्पेस दिख रहा है, इसी को हम लोग सिलोम कहते हैं, कैविटी कहते हैं। तो जनरली कुछ प्राणियों में यह गुहा मेसोडर्म से आच्छादित होती है, बल्कि मध्य त्वचा मेसोडर्म जो होती है वह त्वचा और अंतः त्वचा के बीच में बिखरी रहती है और एक थैलीनुमा संरचना का फॉर्मेशन करती है, जिसे कूट गुहिका कहते हैं। जैसे यहाँ हम ये कंडीशन एस्केहेल्मिन्थेज के अंदर देखने को हमें ये कंडीशन मिल सकती है। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं होती है उन्हें अगुही कहते हैं, एसिलोमिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्लेटीहेल्मिन्थेज। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थेज होता है उसके अंदर सिलोम कैविटी एब्सेंट होती है, गुहा किसी भी तरह की नहीं पाई जाती है। इसी कड़ी में हम देखेंगे कि खंडी भवन सेगमेंटेशन क्या होता है। तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जीव का शरीर अगर खंडों में बटा होता है, टुकड़ों में बटा होता है, तो इस तरह के जो संगठन होते हैं उसे हम लोग खंडी भवन सेगमेंटेशन कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो कुछ प्राणियों में शरीर की जो बाह्य त्वचा होती है या बाह्य संरचना होती है वो कई खंडों में श्रेणीबद्ध तरीके से विभाजित होती है, जिनमें कुछ के अंग जो होते हैं क्रमिक पुनरावृत्ति करते हैं। मतलब जो शरीर का शारीरिक संगठन होता है उनमें जो खंड उपस्थित होते हैं वो कई बार रिपीट करते हैं। तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग खंडी भवन सेगमेंटेशन कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे हम केचुए का शरीर अगर देखें तो केचुओं के शरीर के अंदर कई तरह के खंडनुमा संरचनाएं देखने को मिलती हैं। उनका शरीर पूरे खंडों में बटा होता है, इसी वजह से ये कंडीशन सेगमेंटेशन कहलाती है। इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे पृष्ठ रज्जु नोटोकार्ड क्या होता है। तो पृष्ठ रज्जु नोटोकार्ड क्या होता है जनरली, तो सलाका रूपी जो पृष्ठ रज्जु होते हैं, नोटोकार्ड होते हैं, उनमें मध्य त्वचा मेसोडर्म से उत्पन्न होते हैं ये खास रूप से। तो नोटोकार्ड का फॉर्मेशन भ्रूण के मेसोडर्म लेयर से होता है, जो भ्रूणीय परिवर्धन के विकास के समय इनका निर्माण होना शुरू हो जाता है।
अब जो पृष्ठरज्जु, जो नोटोकार्ड से युक्त जो प्राणी होते हैं इन्हें हम लोग खास रूप से कार्डेट कहते हैं। अर्थात जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कार्डेट्स कहा जाता है, और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उन्हें नॉन कार्डेट कहा जाएगा, अरज्जुकी कहा जाएगा। तो जिनमें पृष्ठरज्जु होगा, रीढ़ की हड्डी होगी, उन्हें कार्डेट, और जिनमें नहीं होगी उन्हें नॉन कार्डेट नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जीवों के अंदर जो प्राणियों का वर्गीकरण होता है, तो प्राणियों का वर्गीकरण किन आधार पर किया जाता है। तो प्राणियों में जो विस्तृत अगर उनका हमें अध्ययन करना होता है तो उनके जो जैविक क्रियाएं होती हैं, उनकी जो विटल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, साथ ही उनमें जो बाकी की जो प्रोसेस होती हैं या उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके बेसिस पे हम जीवों को विभिन्न भागों में डिवाइड करने का काम करते हैं, जिनका वर्णन नेक्स्ट मतलब टॉपिक्स में किया जाएगा। तो अगली कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे संघ पोरीफेरा को। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। दैट्स ऑल। हैव ए नाइस डे।